दोस्तों कई सारे लोग जो हैं आज की डेट में ये बात बोल रहे हैं कि सर अब जो है टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए क्या। यार देखो, बिल्कुल आप लोगों का एग्जाम जो है वो पास में आ रखा है। कोशिश करो कि आप लोग एटलीस्ट एक दो टेस्ट जो है वीक में लगाना स्टार्ट कर दो अच्छे से, और उसका एनालिसिस करने स्टार्ट कर दो। ठीक है, जब एक महीना आ जाता है उस टाइम के बाद में फिर रेगुलर टेस्ट लगाने लगना। अब वीक में कम से कम एक या दो टेस्ट कम से कम जरूर लगाओ। ठीक है, जैसे जो भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस जो है वो आप लोगों के एक तरीके से जो पर्टिकुलर जो शेड्यूल होता है उसमें आ जाना चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ में बहुत सारी प्रैक्टिस मैं भी आप लोगों की कराता रहूँगा यहाँ पर वीकेंड में, ताकि आप लोग जो हैं अच्छे से चीज़ों को लेकर चलते रहो। और जो रेगुलर वीडियो आ रही है उसमें भी आप लोगों को पता है रेगुलर आप लोगों की प्रैक्टिस हो रही है, तो ये चीज़ें सही तरीके से हम लोग लेकर इसी तरीके से चलते रहेंगे। ठीक है, तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। छोटा सा एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे ही क्वेश्चन देखता है एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर लेना, उसके बाद में जब मैं आंसर बताऊं तो देखना सही है कि गलत है। उससे आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग जो है किस तरीके से आप लोगों ने उसको अटेम्प्ट किया है, क्या था उस टाइम पे माइंड में। तो आंसर भले ही गलत हो जाए, आप लोग यहाँ पर बेसिकली अपने आप को जज करने नहीं बैठे हो, अपनी प्रैक्टिस करने यहाँ पर आए हो। ठीक है, वीडियो के एंड में देखना कि कितने मार्क्स है, आप लोग ये बताना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। ठीक है, तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एक एक क्वेश्चन देख के चलेंगे और उसको अटेम्प्ट करेंगे, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कीम जो है ये काफी पुरानी है पर टाइम टू टाइम न्यूज में रहती है, तो क्वेश्चन बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग PMMY के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। तो ये एक ऐसी स्कीम है जो कि टाइम टू टाइम न्यूज में रहती है, तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। पहली स्टेटमेंट में बोला गया है कि यहाँ पर ये क्या कर रही है, जो कि छोटे छोटे उद्योग होते हैं, बेसिकली जो लघु उद्योग जिसको आप लोग बोलते हैं। ठीक है, तो वो वाले एरिया को यहाँ पर इन एक तरीके से फॉर्मल फाइनेंसिंग सिस्टम प्रोवाइड करा रहे हैं कि वो किसी के नहीं चक्कर में ना पड़े आकर कि हाँ ये यहाँ पर इस तरीके से अपना जो है जो अपना लोन वगैरह मिल जाए आसानी से, ये बोला गया है। दूसरा, पुअर जो फार्मर है उनको लोन प्रोवाइड कराएगा ताकि पर्टिकुलर क्रॉप के लिए यहाँ पर, ताकि उनकी जिंदगी जो है सुगम बनी रहे, किसी के चक्कर में ना पड़े साहूकार धन्ना सेठ के, ये बात बोली गई है। तीसरा, यहाँ पर ये पेंशन प्रोवाइड कराने की बात करते हैं ओल्ड और डेस्टिट्यूट पर्सन, यानी कि जो भी एक तरीके से वृद्ध और जो यहाँ पर निराश्रित हैं, ठीक है, किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, ये एक तरीके से फंडिंग है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इन्वॉल्व करती है और स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में फोकस करती है। सारी की सारी स्टेटमेंट ऐसी है कि लगेगा कि यार पता नहीं कौन सी सही होगी, पर लेकिन ऐसे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आप लोगों को पता होगा तो ही आप लोग आंसर दे पाओगे। तो यह है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी कि PMMY। पर लेकिन जो वर्ड है यहाँ पर मुद्रा, इसकी भी एक पर्टिकुलर फुल फॉर्म है, बताइए जरा, देखता हूँ कौन कौन बताता है। मुद्रा की फुल फॉर्म है यहाँ पर माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। तो ये पर्टिकुलर हमारे देश के अंदर में एक सिस्टम सेट किया गया था 2015 में, ताकि जो छोटे छोटे जो उद्योगपति हैं जो कि बिजनेस करना चाहते हैं उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड यहाँ से की जा सके। और उसी के बेस पर यहाँ पर ये जो लोन डिवाइड किया गया, इसको 3 कैटेगरी में यहाँ पर बांटा गया। तो 3 कैटेगरी भी एटलीस्ट आप लोगों को पता होनी चाहिए। 3 कैटेगरी को नाम भी दिए गए। पहले का नाम दिया गया यहाँ पर शिशु, दूसरे का नाम दिया गया किशोर और तीसरे का नाम दिया गया यहाँ पर तरुण। शिशु का मतलब क्या था, ऐसे उद्योग जिसको लोन चाहिए 50,000 से नीचे का, उनको शिशु बोला गया। ऐसे उद्योग जिनको लोन चाहिए 50,000 से लेके यहाँ पर 5 लाख तक का, उनको किशोर बोला गया। और ऐसे उद्योग जिनको लोन चाहिए 5 लाख से लेके यहाँ पर 10 लाख तक का, उनको क्या बोला गया, उनको तरुण बोला गया। तो एक तरीके से शिशु यानी कि छोटा सा बच्चा, किशोर यानी कि यंग हो चुका है, तरुण यानी कि पूरा एक युवक हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीजें प्रोवाइड कराएगी। सबसे बेहतरीन चीज जो कि आप लोगों से स्टेटमेंट देकर पूछी जा सकती है इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में, ये स्कीम जो है कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड कराने वाली स्कीम है, यानी कि कोई भी आप लोगों को कोलेटरल देने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज अपनी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। तो ये बात आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। और जो डिसएडवांटेज सेक्शन है सोसाइटी का, जैसे वुमेन हो गया, महिला, SC ST OBC माइनॉरिटी कम्युनिटी, उनके लिए यहाँ पर ये स्कीम प्रोवाइड कराई गई थी ताकि उनको सपोर्ट यहाँ पर मिल सके। तो ये है पूरी की पूरी स्कीम, कोई कंफ्यूजन इसके बारे में नहीं होना चाहिए। जब से पाकिस्तान की खस्ता हालत हो रखी है तब से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में आ गया है, तो उसके बारे में यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम किया गया है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में बोला गया कि ये लॉन्च किया गया था 2015 में। यहाँ पर एक तरीके की फ्लैगशिप पार्टनरशिप आप लोगों को देखने को मिलेगी और $multi-billion ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया।
दूसरे में ये बोला गया कि यहाँ पर ये जो ग्वादर सिटी है बेसिकली नॉर्थ में पाकिस्तान के अंदर में, और चाइना की जो साउथ में यहाँ पर सिटी है जिंगजियान, उनको कनेक्ट करने वाला ये प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तीसरी स्टेट में बोला गया कि 3000 किलोमीटर ये बेसिकली लंबा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसमें हाईवे, रेलवे और पाइपलाइन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली टू यानी कि दो स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑल थ्री यानी कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और सही आंसर यहाँ पर कोई सा भी नहीं है, ये बात बोली गई है। आप लोग के हिसाब से आंसर क्या है आप लोग यहाँ पर ये बताइए, देखता हूँ कौन सा आंसर देता है। वीडियो को पॉज करके एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। सही आंसर क्या है? सही आंसर अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो है ओनली दो स्टेटमेंट करेक्ट है। एक स्टेटमेंट जो ये वाली हो गई ये बिल्कुल गलत हो गई, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से इसको देखोगे तो ये साउथ जो एक तरीके से सदर्न जो एक तरीके से वेस्टर्न पॉइंट है यहाँ पर बेसिकली चाइना का, और नॉर्दर्न जो पॉइंट है यहाँ पर जिंगजियान रीजन वाला, ठीक है, पाकिस्तान का सदर्न पॉइंट हो गया, और चाइना का जो एक तरीके से यहाँ पर जो एक तरीके से चाइना नॉर्दर्न वेस्टर्न जो एक रीजन हो गया उसको कनेक्ट करने का काम कर रहा है। समझना भी चाहते हो तो यहाँ पर इसको देख सकते हैं, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक यहाँ पर मैप है। तो यहाँ पर कासगर जो चाइना के अंदर देखने को मिलेगा और इसको कनेक्ट कर रहा है ग्वादर पॉइंट से, जो कि यहाँ पर पाकिस्तान का देखने को मिलेगा। तो पाकिस्तान का साउथ वाला पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा, और यही वाली बात यहाँ पर बोली गई है कि सदर्न वेस्टर्न पाकिस्तान को यहाँ पर नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन जिंगजियान चाइना के साथ में कनेक्ट कर रहा है। और चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका पार्ट है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है 2013 में लॉन्च किया गया था। उसके 2 साल बाद में 2015 में यहाँ पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। इसमें दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट चाइनीज जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है, कहीं हाईवे बनाए जा रहे हैं, कहीं रेलवे बनाए जा रहे हैं, कहीं पाइपलाइन बिछाई जा रही है। बेसिक मुद्दा क्या है? बेसिक मुद्दा यहाँ पर यह है कि वो चाहते हैं कि यहाँ पर बेसिकली जो इंडियन ओशन के अंदर में एंट्री मिल सके, बे ऑफ बंगाल के थ्रू, बेसिक बे ऑफ बंगाल के थ्रू तो वहां पर एंट्री कर नहीं सकते, तो अरेबियन सी के थ्रू यहाँ पर एंट्री मिले इंडियन ओशन के अंदर में। तो ये इनका बेसिक पर्पज है। अगर आप लोग यहाँ पर ये पिक्चर और देखना चाहते हैं तो नॉर्मली ये यहाँ से चाइना होता हुआ आता है, पर लेकिन यहाँ की जगह अब यहाँ पर ये एक तरीके से डायरेक्ट एंट्री चाहता है यहाँ पर, तो ये एक ऑल्टरनेटिव रूट के चक्कर में है, तो इसलिए यहाँ पर ये बातें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर बी हो गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। बात की जा रही है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ये आप लोग कई बार न्यूज में देखने को मिलता है जब भी हम लोग शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट में यहाँ पर बोला गया कि एक संवैधानिक बॉडी है। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि इसको 2004 में स्टेब्लिश किया गया था। आर्टिकल 338 जो है वो एक तरीके से उसके अंदर में आर्टिकल 338 इंसर्ट किया गया 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में। तीसरा बोला गया कि इसमें मैंडेटरी है कि एक फीमेल मेंबर होना जरूरी है। तो ऑल ऑफ द अबोव आप लोगों के हिसाब से क्या आंसर सही है? ए, बी, सी, एफ, डी। सही आंसर क्या है यहाँ पर? आप लोगों को पता है ये जो रेगुलर वीडियो देखते हैं उसमें मैंने क्वेश्चन जो है डिस्कस कर रखे हैं कई सारे, तो आप लोग इसलिए कनेक्ट भी कर सकते हैं आसानी से। रिवीजन आप लोगों का होता हुआ नजर आएगा। तो देखो कितने याद है आप लोगों को। सही आंसर क्या है? सही आंसर यहाँ पर डी, सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। ओरिजिनली ओनली एक कमीशन हुआ करता था जो कि आप लोगों को पता है, जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब दोनों के लिए बातें रखी जाती थी। तो यहाँ पर उसके बाद में चलकर लगा यार शेड्यूल्ड कास्ट बिल्कुल अलग सिस्टम है, शेड्यूल्ड ट्राइब बिल्कुल अलग सिस्टम है, तो उनको अलग कर देना चाहिए। तो आर्टिकल 338 जो था उसमें ए आर्टिकल ऐड किया गया 338 ए के नाम से, और संविधान में संशोधन किया गया 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 2004 में एक नई बॉडी बना दी जिसको यहां पर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब बोला गया। पहले नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब हुआ करता था, पर लेकिन अब इनको अलग अलग कर दिया गया। इसके अंदर में आप लोग यहाँ पर चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, 3 मेंबर देखने को मिलेंगे जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और एटलीस्ट एक वुमेन, एक महिला भी यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये बातें इसके बारे में याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट बॉडी है, न्यूज में टाइम टू टाइम रहती है, तो स्टार लगा लेना। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है पर लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा न्यूज में है, कई बार आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। पराक्रम दिवस। तो पराक्रम दिवस जो है यहाँ पर ये किसके बर्थ एनिवर्सरी के साथ में आप लोग सेलिब्रेट करते हैं? यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद, विनायक दामोदर, यहाँ पर विनायक दामोदर सावरकर यानी कि वीडी सावरकर साहब, इसी के साथ में रास बिहारी बोस या फिर सुभाष चंद्र बोस। एग्जाम में एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो 2 ऑप्शन एक जैसे आप लोगों को मैचिंग से देखने को मिलेंगे तो हमेशा क्वेश्चन उन्हीं में से एक होगा। तो अगर एलिमिनेट भी आप लोग करना है तो आसानी से आप लोग एलिमिनेट कर फिर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी अगर आंसर लगाओगे तो आप लोग जो है सही आंसर करके आओगे। तो सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर यहाँ पर पराक्रम दिवस जो है हम लोगों ने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया,
और आप लोगों को पता है कि कौन सी डेट में उनकी हम लोग बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, बताइए जरा। रीजन क्या है न्यूज में रहने का? अभी देश के अंदर में टोटल मिलाकर 21 आइलैंड ऐसे थे जो अंडमान निकोबार के, जिनके नाम जो है हम लोगों ने किसके नाम पर रखे पता है? तो आप लोगों को बेसिकली बताइए, देखता हूं कौन कौन बताता है। हालांकि इसके बारे में मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों से, तो देखता हूं किस किस को याद है चीजें। ये छोटी छोटी सी चीजें डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर जो बेसिकली देश के अंदर में परमवीर चक्र है उनके नाम पर रखने की बात यहाँ पर की गई थी, ठीक है। तो ये 126वीं बर्थ एनिवर्सरी ऐड की गई। अब डेट एटलीस्ट आप लोगों को बतानी है यार, ठीक है। इतना तो छोटी सी बात कम से कम याद होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो आंसर हो गया यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी। पीएम कुसुम योजना रिसेंटली अभी आप लोगों ने सुना था, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। यहाँ तो पूरा नाम लिखा हुआ है पर लेकिन सोचो इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया गया बस ऐसे कि पीएम कुसुम योजना के बारे में आप लोगों को बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट बोला गया कि ये एक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का इनिशिएटिव है जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। बोला गया कि दूसरी स्टेटमेंट में ये स्कीम जो है ये सोलर पंप और ग्रिड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराती है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में। इसी के साथ में ये फार्मर को एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराती है ताकि सोलर पावर जनरेशन की कैपेसिटी जो है बढ़ाई जा सके और ऐसा किया जा सके ताकि यहाँ पर एक तरीके से जो कहीं ना कहीं यानी आम के आम गुटलियों के दाम की अपनी तो पूर्ति करें ही करें, इसी के साथ में चीज़ों को बेच भी सकें। इतनी क्षमता बढ़ाते हैं कि अपनी बिजली बना ली, जितनी यूज थी यूज कर ली और फिर बेच दी। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 और 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। तो सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से? देखिए ऐसी स्टेटमेंट में जहां पर मिनिस्ट्री दे रखी हो तो हमेशा कोशिश करना कि वहां पर 90% 90 क्या 95% आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि मिनिस्ट्री गलत रहती है मैक्सिमम टाइम। 2-4% हो सकता है कि यहाँ पर धोखा मिल जाए इस तरह के क्वेश्चन में, पर लेकिन मैं आप लोगों को एक बेसिक चीज बता रहा हूँ कि किस तरीके का एक माइंडसेट देखने को मिलता है। तो मिनिस्ट्री आप लोगों को यहाँ पर गलत ही मिलेगी जब मिनिस्ट्री का नाम लिख देते हैं मैक्सिमम टाइम। तो यहाँ पर कौन सी है? सीधी सीधी बात की जा रही है किसके बारे में? रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। तो मिनिस्ट्री भी रिन्यूएबल एनर्जी वाली ही होगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा यहाँ पर ये स्कीम लॉन्च की गई थी 2019 में और अभी भी ये आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलती है क्योंकि सोलर एनर्जी पर बहुत फोकस है सरकार का। बजट में भी यहाँ पर काफी ज्यादा फोकस इसके ऊपर किया जाता है। तो आंसर यहाँ पर बी हो गया। मैप बेस्ड लोकेशन कई बार आप लोगों से पूछ ली जाती है, तो यहाँ पर आर्टिफिशियल लेक के बारे में बात की जा रही है जिसका नाम है यहाँ पर संख्य सागर लेक, ठीक है। तो संख्य सागर झील आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? जो कृत्रिम तरीके से बनाई गई है यानी कि नेचुरली नहीं है यहाँ पर। तो कहाँ पर लोकेटेड है ये? बिहार, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर? जो इस राज्य से आते हैं वो जानते होंगे जरूर। तो ये आप लोगों को देखने को मिलती है कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अंदर में। तो ये रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में थी। तो बोला गया कि ये ऑलमोस्ट इनविजिबल हो चुकी है। थिक लेयर ऑफ इसके ऊपर में जो एक तरीके से ना जो प्लांट्स होते हैं खासकर वो जम चुके हैं काफी लार्ज स्केल पर। और संख्य सागर लेक को जुलाई 2022 में ये रामसर साइट का भी दर्जा यहाँ पर दिया गया था। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोग समझ सकते हैं। इसके अंदर में 19 प्रकार की इंडिजिनस फिश स्पीसीज भी यहाँ पर पाई जाती है जिनको हमारे देश के अंदर में एक कानून है जिसको बोलते हैं हम लोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का 1972 का। उसके अंदर में कई सारे शेड्यूल है। तो शेड्यूल 1 में इसको प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहां पर सी हो गया। इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट न्यूज जो बहुत ही ज्यादा है अभी आप लोगों को यहां पर न्यूज में भी देखने को मिली। बात की जा रही है कि कंपोनेंट क्या है? जीरो ड्राफ्ट ऑफ द पेंडेमिक ट्रीटी। कोविड-19 के टाइम पर दुनिया भर की प्रॉब्लम देखने को मिली, तो इसलिए कोशिश की गई कि यहां पर कहीं ना कहीं ऐसा फोकस किया जाए कि उसके ऊपर मिलकर उसके ऊपर मिलकर सब काम करें ताकि आगे आने वाले टाइम में अगर कोरोना वायरस जैसी कंडीशन बनती है तो उसको टैकल कर सकें। तो बोला गया कि इन्वेस्टमेंट करना है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर में। इसी के साथ में यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बना के रखनी है इन्फॉर्मेशन शेयरिंग में। जैसे चाइना ने कोविड-19 के टाइम पर क्या धोखा दिया था दुनिया को, ठीक है। तो इसके ऐसा नहीं करना है। इसी के साथ में एड्रेस करना है जेंडर डिस्पैरिटी, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जो एक मेल और फीमेल में भी जो डिफरेंस जो क्रिएट करके चलते हैं उसके ऊपर फोकस देना है कि ऐसा नहीं करें, ठीक है। और स्ट्रेंथन करना है हेल्थ सिस्टम को। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया है 1 2 3, बी में बोला गया है 2 3 4, सी में बोला गया है 1 3 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। सही आंसर क्या है? सही आंसर यहाँ पर डी, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और ये पेंडेमिक जो ट्रीटी है ये किसकी है? बेसिकली कौन इसको आगे लेकर आ रहा है? तो ये याद रखिएगा ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WHO यहाँ पर इसको लेकर फोकस दे रहा है ताकि अगर कल को कोई कंडीशन बनती है तो उसको टैकल किया जा सके। तो हेल्थ सिस्टम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, शेयरिंग इंफॉर्मेशन, ये सारी बातें एक बेसिक सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो एक डे सेलिब्रेट किया था वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो बताइए, देखता हूं किस किस को याद है। ये छोटी छोटी चीजें भी रिवाइज करते रहा करो, ठीक है। इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर नेशनल पार्क के बारे में, जिसका नाम है यहां पर केवलादेव नेशनल पार्क। ये कई बार न्यूज में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये कहां पर लोकेटेड है ये आप लोगों को बताना है। गुजरात के अंदर में, राजस्थान के अंदर में, उत्तराखंड के अंदर में, या फिर मध्य प्रदेश के अंदर में। तो याद रखिएगा ये पर्टिकुलर जो आप लोगों को नेशनल पार्क देखने को मिलता है ये कहां पर है, ये है राजस्थान के अंदर में, यानी कि आंसर यहां पर इसका बी हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और मोस्ट इंपोर्टेंट बर्ड वॉचिंग एरिया है, यानी कि जिसको पक्षियों से प्यार है वो यहाँ पर जाकर बहुत ही अतरंगी तरीके के पक्षी जो है आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ये जो नेशनल पार्क है यहाँ पर बात की जाती है आज की डेट में, जब कोई नेशनल पार्क जो है वो इतनी बुरी कंडीशन में आ जाए, खासकर कि उसको प्रोटेक्ट करना पड़े काफी अच्छे से, तो उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर में डाल दिया जाता है। तो इसकी कंडीशन खस्ता हो रखी है, इसीलिए उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाला जा चुका है ताकि चीजों को थोड़ा सा सुधारा जा सके। तो रामसर साइट जो होती है उसी का मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है कि रामसर साइट की खस्ता हालत हो गई, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डालो ताकि उसको थोड़ा सुधारा जा सके, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिएगा इसके बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है, चिल्का लेक जो कि उड़ीसा के अंदर में है और इसी के साथ में केवला देव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान के अंदर में है, ये फर्स्ट रामसर साइट है हमारे देश के अंदर में जिनको 1981 में यहां पर रिकॉग्नाइज किया गया। समझ रहे हैं आप लोग यहां पर, यानी कि सबसे पहला जो हमारे देश में रामसर साइट डिक्लेयर किया गया वो यही थे। अब क्वेश्चन मैं पूछूंगा आज की डेट में टोटल मिलाकर कितनी रामसर साइट है। रामसर साइट के बारे में याद रखिएगा ईरान के अंदर में एक लोकेशन है रामसर, वहां पर एक कन्वेंशन हुआ था, उसके नाम पर यहां पर इन सब चीजों का नाम रामसर साइट का नाम यहां पर रखा गया। मतलब कहने का यह कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी कनेक्ट करके आप लोगों से अगर कोई पूछ ले तो आप लोगों को उसके बारे में कम से कम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं कल को चलकर यहां पर कि क्या हो गया यार ये कैसे होगी, तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा ताकि बेसिक इंफॉर्मेशन एटलीस्ट आप लोगों के माइंड में उसको क्लियर रहे। और एक तरीके से दो चीज और याद रखिएगा, एक चीज होती है साइन करना। तो रामसर कन्वेंशन जो था वो साइन किया गया था 1971 में, पर लेकिन उसको इंप्लीमेंट किया गया था 1975 में। तो ये भी एक गैप रहता है कि हाँ स्टार्ट कर दी चीजें पर फिर कंप्लीट हो रही है। तो डायरेक्ट कई सारे क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे, इसलिए बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बताइए आप लोगों को। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बात की जा रही है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर ई कोर्ट इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट जो कि फेज 3 से रिलेटेड यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो क्या क्या स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है। बोला गया कि डिजिटल एंड पेपरलेस कोर्ट है एम इसका, ताकि यहाँ पर प्रोसीडिंग जो है उनको डिजिटल फॉर्मेट में लाया जा सके। नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया कि यहाँ पर ये स्कोप करेगा वर्चुअल कोर्ट ताकि लाया जा सके। और इसी के साथ में यहाँ पर कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि यहाँ पर कई सारी चीजें होती हैं, एक्सपेंड करना स्कोप द वर्चुअल कोर्ट बियॉन्ड द, जो भी यहाँ पर एक तरीके से ना वायलेशन होता है ट्रैफिक से रिलेटेड, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को यहाँ पर बतानी है, यानी कि सॉरी कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों को यहाँ पर करेक्ट नजर आएगी। तो यहाँ पर इसी के चलते यहाँ पर ये जो सिस्टम है खासकर नेशनल ई गवर्नेंस जो प्लान लेकर आया गया था उसके तहत इंप्लीमेंट किया गया। फेज 1 था 11 से 15 तक, फिर फेज 2 इसका स्टार्ट किया गया और अभी फेज 3 आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये एक तरीका जुडिशियल सिस्टम में रिफॉर्म करने के लिए यहाँ पर ये सिस्टम लेकर आया गया था ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल कर इन चीजों को सुधारा जा सके। तो ये काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट एक तरीका है इनोवेशन वे में, इनोवेटिव वे में खासकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चीजों को सही करना। बजट वाली वीडियो आप लोगों ने देखी हो तो आप लोगों को पता होगा कि उसमें यहाँ पर कई सारी चीजें मैंने डिस्कस की थी और अब की बार बजट में डायमंड इंडस्ट्री के ऊपर काफी ज्यादा फोकस यहाँ पर किया गया था, क्योंकि हमारे देश में बाहर से रॉ मटेरियल लाकर उसको रिफाइन करने का तो काम करते हैं, पर देश के अंदर में जब हम लोग बात करते हैं डायमंड इंडस्ट्री के बारे में तो बहुत सारी कमियां खामियां देखने को मिलती है। खासकर रॉ मटेरियल पर काम करते हैं बाहर से लाकर, अपने देश में कोई रॉ मटेरियल नहीं है। तो इसकी स्टेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सूरत में गुजरात के अंदर में ग्लोबल सेंटर है जो कि डायमंड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में काम करता है। इंडिया जो है 19% वर्ल्ड का टोटल डायमंड एक्सपोर्ट करता है। इंडिया जो है वर्ल्ड में लार्जेस्ट कटिंग और पॉलिशिंग सेंटर है डायमंड का। और ऑल ऑफ द स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। सही आंसर क्या है अगर आप लोगों से यहां पर पूछा जाए डायमंड के बारे में, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी बजट में भी बेसिकली हमारी कंट्री में एक IIT है। आप लोग चलिए नाम बताइए, देखता हूं किस किस को याद है यहाँ पर।
एक आईआईटी है जिसको यहाँ पर ये टारगेट दिया गया है कि डायमंड कटिंग इंडस्ट्री में उस आईआईटी को पैसा दिया गया बजट के थ्रू। तो वर्ल्ड में हमारा देश जो है वो सबसे बड़ा डायमंड में बेसिकली एक तरीके से कटिंग का और पॉलिशिंग का काम करता है। तो 90% हमारे देश में ही होता है, ये आप लोग समझ के सकते हैं। और 90% में से जो सूरत है गुजरात के अंदर में, उसमें 90% अकेले में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यूएसए हमारे लिए बिगेस्ट मार्केट है कटिंग और पॉलिशिंग डायमंड का, और चाइना जो है वो सेकंड नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। दुनिया में जितना भी एक्सपोर्ट होता है डायमंड, उसका 19% जो है वो हमारे देश में से एक्सपोर्ट होता है, आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो ये याद रखिएगा। आंसर इसका अभी आप लोगों को डी यहां पर नजर आ रहा है। और आईटी का नाम भी याद रखिएगा, आईटी मद्रास को यहां पर बेसिकली अभी रिसेंटली लगभग 242 के करीब करोड़ रुपए दिए गए ताकि इस फील्ड में रिसर्च एंड स्टडी की जा सके और चीजों को इंप्रूव किया जा सके। तो उसकी वजह से भी यहां पर ये न्यूज में था। आंसर डी हो गया। चाइना के ऊपर अभी आप लोगों को चाइना के द्वारा भी एक सर्विलांस बैलून जो है वो यूएसए के ऊपर छोड़ा गया, तो उसकी वजह से यहां पर काफी ज्यादा न्यूज में था। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों को देखना है यहां पर करेक्ट है। ठीक है, तो बोला गया कि सर्विलांस जो बैलून है यहां पर उसके अंदर में चिप था, क्विस्ट और हार्ड टू एक तरीके से रीच बैलून था, जो कि यूज किया जाता है यहां पर पर्पज से रिलेटेड, खासकर अमेरिकन सिविल वॉर के ड्यूरेशन में भी। यहां पर बोला गया है कि यहां पर ये कहीं ना कहीं जो अनमैन्ड ड्रोन और सैटेलाइट जैसे ही दुनिया में आए तब यहां पर कम हो गए, वरना इनका इस्तेमाल काफी लार्ज स्केल पर किया जाता था। ये यहां पर स्टेटमेंट बोली गई है। तो आप लोगों के हिसाब से कौन सा आंसर सही है अगर आप लोगों से पूछा जाए? ठीक है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन। आंसर क्या है? आंसर यहां पर सही यानी कि दोनों की दोनों करेक्ट है। ठीक है, मैं सही जानबूझकर बोल रहा था ताकि आप लोग क्वेश्चन को पढ़ो अपने आप से कि सही नहीं है, इन सही है यानी कि इनकरेक्ट है। ठीक है, इन सही तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहां पर डी हो गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक टाइम पर ऐसा था कि उस टाइम पर जो है ड्रोन वगैरह नहीं थे, सैटेलाइट वगैरह नहीं थे, तो ये गुब्बारे यूज किए जाते थे। इनके अंदर में हीलियम भरी हुआ करती थी और सोलर पैनल भी लगाए जाते थे ताकि एनर्जी मिलती रहे और ये उड़ते रहे। और इनके ऊपर जो है बेसिकली कैमरा लगा होता था जो काफी चीजों को अच्छे से एनालाइज कर सके। तो उसकी वजह से यहाँ पर ये काफी लार्ज स्केल पर यूटिलाइज किए जाते थे अलग अलग टाइम पे, और दुनिया में यूएसए के द्वारा काफी लार्ज स्केल पर इनका यूज किया गया। तो यानी कि जब तुम्हारे ऊपर आई तो तुमको समझ में आई और तुमने दुनिया पर यूज किया, उस टाइम पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऐसा नहीं कि पहली बार चीजें हो रही हैं, न्यूज में ज्यादा आ गई क्योंकि यूएसए ने उसको मार गिराया, उसकी वजह से न्यूज में आ गया था। तो आंसर यहां पर इसका डी हो गया। डीलिमिटेशन कमीशन बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर वाले इशू को लेकर भी और भी यहां पर बात की गई बार बार डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में। तो आप लोगों से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है। तो डीलिमिटेशन कमीशन जो है, जिसको हिंदी में परिसीमन आयोग के नाम से आप लोग जानते हैं, इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है वो आप लोग को बताना है। बोला गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाते हैं यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में कोऑर्डिनेट कर कर, पहली स्टेटमेंट बोला गया है। इसके अंदर में सीट रिजर्व रहती है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ये बात बोली गई है। नेक्स्ट बोला गया कि यहाँ पर ये अगर डिफरेंट ओपिनियन होता है जो भी इसके मेंबर होते हैं उसके अंदर, तो यहाँ पर जो डिसीजन लिया जाएगा वो मेजोरिटी के ऊपर लिया जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर डिसीजन है, उसमें एक बोले ऐसा करना है, दूसरा बोले ऐसा करना है, तो जहां पर बहुमत होगा यानी कि मेजोरिटी होगी वहां पर जाएंगे। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? यानी कि ऑल ऑफ द अबव, सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। लास्ट स्टेटमेंट में ये बोला गया। तो सही आंसर क्या आप लोगों के हिसाब से? सही आंसर है यहाँ पर इसका डी, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। याद रखिएगा, जब परिसीमन आयोग बनाया जाता है तो यहाँ पर अगर सेंटर के लिए बेसिकली बनाया जाता है, नॉर्मली पार्लियामेंट के बेसिकली लिए यहाँ पर ये जो इलेक्शन होते हैं, तो उसके लिए आर्टिकल जो है वो 82 आप लोगों को देखने को मिलेगा। 82वां जो आर्टिकल है यहाँ पर वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, यूज किया जाता है। यहाँ पर स्टेट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 170 आर्टिकल यूज किया जाता है जो टेरिटरी का डिवीजन करने के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये खासकर ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही ज्यादा रिसेंटली अभी न्यूज में था। खासकर मेनली तो जो फोकस था वो था जम्मू एंड कश्मीर को लेकर, तो उसके चलते यहाँ पर ये न्यूज में था। तो सेंटर के लिए याद रखिएगा 82वां आर्टिकल है, स्टेट के लिए है 170वां आर्टिकल। ठीक है, हमारे देश में फर्स्ट डीलिमिटेशन कमीशन कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1950-51 के टाइम पर, जब देश जो है आजाद हुआ था। उसके बाद में इलेक्शन की बारी आई, उसके बाद में टाइम टू टाइम बनाए जाने वाले लगे। खासकर फोकस रहता है कि सेंसस के बाद में कम से कम यहाँ पर इसको बनाया जाए और चीजों को आगे लेकर चला जाए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि याद रख सकते हैं। इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी लास्ट, अब नेक्स्ट जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो आने वाले टाइम पे जो हमारा सेंसस होगा नेक्स्ट वाला, उसके बाद में अभी होगा कि यहाँ पर ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं, फिर से सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिवीजन किया जाए प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में पॉपुलेशन के बेस पर। ठीक है, तो आंसर डी हो गया।
सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन से इनिशिएटिव है जो कि ग्राउंड वाटर का जो डिप्लीशन हो रहा है उसको ठीक करने का काम करते हैं? पहला बोला गया है अमृत, दूसरा बोला गया जल शक्ति अभियान, तीसरा बोला गया अटल भूजल योजना, चौथा बोला गया एक्विफर मैपिंग और मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो सही आंसर क्या है? देखिए पानी जो है उसको ठीक करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे उपाय इनके द्वारा किए जाते हैं, तो उसके बारे में लिखने के लिए भी आ जाता है, आंसर राइटिंग के लिए भी। तो ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहाँ पर डी, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट आप लोगों को करेक्ट देखने को मिलेगी। और नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी भी इसी के साथ में कनेक्टेड है। अगल कल को क्वेश्चन बने कि कैसे ग्राउंड वाटर का जो स्तर घटता जा रहा है उसको बढ़ाना है, उसके ऊपर इनका फोकस आप लोगों को नजर आएगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां से बनता है कि यहां पर बात की जाती है मैच करने के लिए कि वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम जो चलाए जाते हैं किस राज्य ने क्या क्या चला रखे हैं। तो जलयुक्त शिविर जो है यहाँ पर वो महाराष्ट्र का है, सुजलम सुफलम जो अभियान है वो राजस्थान का है, नीरू चिटू ये आंध्र प्रदेश का है, और यहाँ पर कुदम्बर मठ योजना ये बेसिकली जो स्कीम है वो तमिलनाडु की है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ऑल ऑफ द अबव या फिर नन। सही आंसर क्या है? सही नहीं है, फिर से ध्यान, इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो आंसर क्या है? आंसर ए है, ओनली 1 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और वह सुजलम सुफलम अभियान गुजरात का है, ना कि यहां पर लगा रखा है बेसिकली इसका ये राजस्थान का, ठीक है। तो राजस्थान का नहीं है यहाँ पर। बाकी कौन कौन से राज्य में क्या क्या स्कीम है इस पर्टिकुलर पर्पज को लेकर, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए तो कंफ्यूजन आना नहीं है, ताकि मैच करने के लिए आए तो आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा सा याद रखिएगा इसके बारे में। देखिए ये सारे ना स्टेट पीसीएस में भी आप लोगों के डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में याद रख सकते हैं, ओके। इंपोर्टेंट ग्रुप पेरिस क्लब बहुत ज्यादा न्यूज में था, आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा, मैंने 2-3 बार इसके बारे में रिवीजन भी कराया आप लोगों का। बोला गया कि वेस्टर्न क्रेडिटर कंट्री है ये। दूसरा बोला गया कि पर्पज है यहाँ पर कि परमानेंट डेब्ट रिलीफ सॉल्यूशन लाया जा सके, अगर कोई कंट्री जो है वो उधारी में फंस गई उसको निकाला जा सके। 1956 में ओरिजिनेट हुआ, ऑल ऑफ द स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो आप लोगों के हिसाब से सही आंसर क्या है? अभी रिसेंटली जब श्रीलंका की खस्ता हालत हो गई उस टाइम पर ये जो ग्रुप था ये न्यूज में आया था कि कैसे यहां पर चीजों को थोड़ा सा सुधारा जाए। तो याद रखिएगा ये जो ग्रुप है ये दुनिया में उधारी जहां चल रही है उसको बचाने का काम करता है, और बेसिकली ये इसके अंदर आप लोगों को मेंबर देखने को मिलेंगे ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसको OECD के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो एग्जैक्टली करेक्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन कौन से काम यहां पर कर सकती है? यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन यहां से पूछा जा चुका है कि कौन कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर सकती है। तो रिड्यूस कर सकती है पावर कंजप्शन इंडस्ट्रियल यूनिट के अंदर में, क्योंकि जब भी निकलो तो बंद हो जाए या फिर अपने आप चलती रहे या फिर पावर सेविंग मोड पर लग जाए। डायग्नोसिस किया जा सकता है डिजीज को, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन किया जा सकता है, ऑल ऑफ द अबव। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो क्या क्या काम कर सकती है आप लोगों के हिसाब से? तो खतरनाक चीज है यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये सारे काम परफॉर्म कर सकती है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आगे आने वाले टाइम में और उसके थ्रू की जा सकती है। तो आंसर यहां पर इसका डी हो गया। अभी स्टार्टअप के बारे में बहुत सारी बात हो रही है देश के अंदर में, तो बात की जा रही है स्टार्टअप इंडिया सीड फंडिंग स्कीम के बारे में। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। अनाउंस किया गया स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट ये 16 जनवरी 2016 में। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि प्रोवाइड कराया जा सके फाइनेंशियल असिस्टेंट, एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके, जो कि हमारे देश के स्टार्टअप है यहाँ पर अगर कोई भी ऐसा कोई सिस्टम लेकर आ रहा है कि हाँ लगे कि वो देश के अंदर में कुछ डेवलपमेंट कर सकता है, खासकर सोसाइटी में एक इंप्रूवमेंट लेकर आ सकता है, तो उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी गवर्नमेंट, एक सीड यानी कि बीज, यानी कि तरीके से कोई एक नया नया स्टार्टअप उभर कर आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसको इस तरीके से करने की कोशिश की जा रही है कि एटलीस्ट यहाँ पर ये अपने पैरों पर खड़ा हो सके, ताकि आने वाले टाइम में अगर कुछ फायदा है तो वो यहाँ से इससे निकाला जा सके। तो उसके लिए पर्टिकुलर सिस्टम था। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन। सही आंसर है यहाँ पर बी, क्योंकि ये अभी रिसेंट की स्कीम है, 2021 की, इतनी पुरानी नहीं है यहाँ पर ये। और याद रखिएगा डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड जो इंटरनल ट्रेड है उसके अंदर में आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलेगी जो यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करते हुए ढंग से नजर आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव यही है कि एक तरीके से प्रोवाइड करा सके फाइनेंशियल असिस्टेंट जो स्टार्टअप है उनको, और इसके तहत जो फंडिंग दी गई थी ये 945 करोड़ यहाँ पर दी गई थी। बहुत ही सारे जो ऐसे स्टार्टअप हैं जो कि यहाँ पर सही तरीके से काम कर रहे हैं उनको यहाँ पर एक सपोर्ट प्रोवाइड कराने का ये बेसिकली सिस्टम था, ठीक है।
एक और छोटा सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि कई सारी एक्सरसाइज के नाम दे देंगे, जैसे एक्सरसाइज शक्ति हो गया, एक्सरसाइज वरुणा हो गया, एक्सरसाइज गरुड़ा हो गया, और इसी के साथ में डेजर्ट ईगल सेकंड। तो किसकी है ये? पहला बोला गया आर्मी, दूसरा नेवी, तीसरा एयरफोर्स, चौथा आर्मी। तो मैच करनी है, तो कौन सी पेयर जो है वो करेक्टली मैच है? ओनली वन पेयर, ओनली थ्री पेयर, ऑल ऑफ द अबव पेयर, या फिर कोई सा भी सही मैच नहीं है? तो अगर मैच करने के लिए पूछ रहे हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। और यहां से आप लोग देख सकते हैं कि अभी रिसेंटली जब मैंने आप लोगों से डिस्कस किए थे यहाँ पर ये आर्टिकल, तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी कि कौन सी कहां पर मैच कर सकते हैं। ठीक है, किस किस के साथ में है ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर बात करें एक्सरसाइज शक्ति, वरुणा, गरुड़ा शक्ति, ये सारी इंडिया और फ्रांस की एक्सरसाइज है। बाकी जो नेक्स्ट डिस्कस की थी डेजर्ट ईगल सेकंड, ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, वो भी यूएई के साथ में। और I2U2 जब डिस्कस किया था मैंने, उस टाइम पे मैंने सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर बताई थी। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूजन इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। I2U2 में कौन कौन सी कंट्री थी वैसे आसान और सुरक्षित क्वेश्चन है, तो 3 स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। आंसर बताइए, देखता हूं कौन सी आंसर देता है। इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बात की जा रही है इरूला ट्राइब के बारे में। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कहां पर पाई जाती है? तमिलनाडु, गुजरात, सिक्किम या फिर आंध्र प्रदेश के अंदर में? सही आंसर क्या है यहाँ पर? इसके बारे में सही आंसर आप लोगों को बताना है। सही आंसर क्या है यहाँ पर? ये पाई जाती है ए, यानी कि तमिलनाडु के अंदर में। देखिए, इरूला जो है वो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडिजिनस ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि दुनिया में पाई जाती है। बेसिकली यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी ये तमिलनाडु के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, ऐसा नहीं यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर ही है। बेसिकली अगर बात करें, ये कुछ इसका पोर्शन आप लोगों को केरला के जो इदुक्की वगैरह वायनाड वाला एरिया है, तिरुवनंतपुरम, जो यहाँ पर बेसिकली ये पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो इनके द्वारा खासकर जो लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे कि कन्नड़, तमिल, तो ये द्रविडियन लैंग्वेज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये पर्टिकुलर कैच, ये स्नैक और रैट कैचर के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, तो ये आंसर इसका क्या हो गया? आंसर इसका ए हो गया। संत रविदास जो है वो देखिए, जब भी कहीं यहाँ पर किसी की बर्थ एनिवर्सरी या फिर डेथ एनिवर्सरी जो है वो आती है, तो यहाँ पर न्यूज में रहते हैं। तो यहाँ पर ये सोशल रिफॉर्मर थे, पॉलिटिशियन थे, इकोनॉमिस्ट थे, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये एक सोशल रिफॉर्मर थे। यहाँ पर याद रखिएगा, सेंट गुरु रविदास जो है, इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है वो 5 फरवरी को ऑब्जर्व की जाती है। ठीक है, तो एक तरीके से जो इनकी ये पर्टिकुलर बर्थ एनिवर्सरी है उसको हम लोग माघ पूर्णिमा के तौर पर भी आप लोग देखते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है किस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड थे। तो सोशल रिफॉर्मर थे और 15th सेंचुरी के अंदर में इनके द्वारा बेसिकली रिफॉर्म, खासकर भक्ति मूवमेंट वगैरह जो है वो चलाए गए, ताकि सोसाइटी को अवेयर कराया जा सके। यहाँ पर अराउंड 41 के करीब इनकी पोएम्स हैं, जो कि यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब से आप लोग देख सकते हैं कनेक्टेड कर यहाँ पर। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है हिस्ट्री में, अगर उठाकर देखोगे आप लोग तो आंसर ए हो गया। पोल्यूशन मैंने कई तरीके के आप लोगों से डिस्कस किए थे, उनमें से एक पोल्यूशन रिसेंटली अभी डिस्कस किया था मैग्नेटिक पोल्यूशन के बारे में। तो बोला जा रहा है कि मैग्नेटिक पोल्यूशन उसको बोलते हैं कि एक तरीका मैग्नेटिक जो मिनरल है, जिसको आप लोग यहाँ पर मैग्नेटाइट बोलते हैं, बेसिकली FeO4, ये इन्वायरमेंट के अंदर पाया जाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से कोयला वगैरह और ये सारी माइनिंग करते हैं, उसकी वजह से निकल कर आता है। मैग्नेटाइट जो है इसके बारे में बोला गया है कि ये एन ऑक्साइड है आयरन का, और मोस्ट मैग्नेटाइट जो है यहाँ पर ये ऑल नेचुरली ओकर होते हैं मिनरल ऑन द अर्थ। ठीक है, तो एक तरीके से इनको जो है नेचुरली एक नेचुरल मैग्नेट के तरीके से आप लोग देख सकते हैं। मैग्नेटाइट कंटेन करता है 90% मेटेलिक आयरन इन इट। तो ये कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। ए में बोला गया 1 to 2, बी में बोला गया 1 2 3, सी में बोला गया 1 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है आप लोग के हिसाब से अटेम्प्ट करो। सही आंसर है यहाँ पर बी, क्योंकि यहाँ पर जो इसके अंदर में जो आयरन का मेटलिक जो आप लोगों को यहाँ पर आयरन देखने को मिलेगा वो लगभग 72% के करीब है, ना कि 90% से अबो। ठीक है, तो यहाँ पर 90% जो है वो गलत है। तो एक मिनरल कितना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है। काफी ह्यूज इंपैक्ट होता है इकोलॉजी के ऊपर में, सोयल और वाटर के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, यहाँ पर बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी यहाँ पर एक तरीके से खराब करने का काम करता है। और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आप लोगों को पता है सबके अंदर में कोई ना कोई मैग्नेट होती है, तो उसके ऊपर भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो आंसर बी हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर बेसिक एक सेकेंड, 1 सेकेंड, ये आंसर रहेगा ना इसका, ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आंसर ए हो गया 1 और 2। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी के प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछा गया। यहाँ पर वेंचर कैपिटल के बारे में क्वेश्चन थे। यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है अगर आप लोगों से पूछ रहे, बोला जा रहा है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रोवाइड कराई जाती है इंडस्ट्री को, लॉन्ग टर्म सीड कैपिटल प्रोवाइड कराई जा रही है न्यू एंटरप्रेन्योर को, फंड जो है वो अवेलेबल कराया जा रहा है लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज को,
या फिर यहाँ पर एक तरीके से बात की जा रही है कि फंड अवेलेबल कराया जा रहा है रिप्लेसमेंट करने के लिए, रिनोवेट करने के लिए इंडस्ट्रीज के अंदर में। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। तो ए बी सी एफ डी, तो ये यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तो आंसर यहाँ पर बी। होता क्या है कि यहाँ पर जो नए नए कैपिटल आते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पर एक तरीके से सीड जो कैपिटल होती है, यानी कि चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर फंडिंग प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। तो उसके साथ में आप लोग यहाँ पर इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर बी हो गया, और यूपीएससी ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछ चुकी है। यहाँ पर एक टर्म है जिसको बोलते हैं टर्नस चूसस हैग्निलिए, तो ये कई बार न्यूज में यहाँ पर देखने को मिलता है। ये किससे रिलेटेड है, यानी कि किसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है? मैरीन क्रोकोडाइल, ओलिव रेडली टर्टल, हिमालयन थार या फिर स्टार फिश? आप लोगों के हिसाब से क्या सही है? ए बी सी एफ डी, ये आप लोगों को बताना है। तो आंसर क्या है यहाँ पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा मैरीन क्रोकोडाइल। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट कई बार पूछे जाते हैं, जिसके बारे में आप लोगों को अगर कोई इस तरीके से कि कई एक प्रजाति के बारे में पूछ लिया कि ये किससे रिलेटेड है, तो अगर आप लोगों के माइंड में अगर डाउट नहीं रहेगा तो जो न्यूज में रहती है एटलीस्ट वो आप लोगों को कवर करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को सारी कवर करनी है, इतनी कहाँ तक कवर करोगे चीजें, तो एटलीस्ट वो चीजें आप लोगों को कवर करनी है जो कि न्यूज में रहती है, और उनके बारे में आप लोगों को एक छोटा सा A4 साइज की सीट पर एक बार एक तरीके से अपना कुछ नोट्स बना लिए अपना था, जब भी एक तरीके से एग्जाम आए तुरंत उसको जो है वो रिविजन करके चले गए। तो इसके बारे में याद रखिएगा, ये रिसेंटली अभी न्यूज में था, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, ये तो पता ही होगा आप लोगों को किस स्टेट के अंदर में सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला जो है वो ऑर्गेनाइज कराया गया रिसेंटली? राजस्थान, गुजरात, पंजाब या फिर हरियाणा? तो ए बी सी एफ डी कौन सा आंसर सही है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो आंसर क्या है सही यहाँ पर, ये हरियाणा के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है, और काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे दिनकर साहब, उनके द्वारा इनोग्रेट किया गया, और 36वें नंबर का था यहाँ पर जो ये इनोग्रेट किया गया, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है यहाँ पर ये, ठीक है। और खासकर अगर बात करें जो अब की बार का जो फोकस एरिया था वो नॉर्थ ईस्ट एरिया पर काफी फोकस किया गया। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को एक तरीके से इंपॉर्टेंस देने की बात की जा रही है, क्योंकि आप लोगों को पता है हम लोग लुकिस्ट से एक्टिस्ट पॉलिसी पर कन्वर्ट हो चुके हैं, उसकी कनेक्टिविटी के ऊपर ज्यादा फोकस अभी देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलता है। बात की जा रही है विश्व भारती यूनिवर्सिटी के बारे में, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। बात की जा रही है कि ये फाउंड की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा 1921 में। फर्स्ट वाइस चांसलर जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया इसके बारे में कि अंटिल इंडिपेंडेंट जो यहाँ पर ये कॉलेज था, इंस्टीट्यूशन था, जिसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया 1951 में एक सेंट्रल एक्ट के थ्रू। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी, ये आप लोगों को बताना है। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर? इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा सी, यानी कि 1 and 3। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो गई। यहाँ पर अगर बात करें फर्स्ट वाइस चांसलर रविंद्रनाथ टैगोर जी के बेटे थे जिनका नाम था रथिंद्रनाथ टैगोर, तो ये आंसर आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आप लोगों के सामने यहाँ पर रथिंद्रनाथ टैगोर आप लोगों के सामने यहाँ पर तो फाउंड की गई थी 1921 में। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसी के साथ में यहाँ पर इसके बारे में पूछा है, तो याद रखिएगा यहाँ पर कुछ और बेसिक चीजें भी आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा दी है, ठीक है। बेसिकली ये जो यूनिवर्सिटी थी यहाँ पर आप लोग देखते हैं अंग्रेजों के टाइम पर फाउंड की गई थी, तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर ये नजर आएगा। उघर कम्युनिटी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, किस किस एरिया में यहाँ पर पाई जाती है? उज्बेकिस्तान, इसी के साथ में कजाकिस्तान, चाइना या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो उघर कम्युनिटी जो है यहाँ पर ये नॉर्मली तो न्यूज में आती है चाइना की वजह से, क्योंकि चाइना जो है इसके ऊपर बहुत अत्याचार करता है, पर लेकिन ये कई सारे और रीजन में भी पाई जाती है, जैसे कि उज्बेकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया। इस कम्युनिटी के लोग जो है इस एरिया में भी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे सीधी सीधी बात यहाँ पर ये होती है कि पर्टिकुलर एक तरीके से ऐसा नहीं कि जिस कंट्री में कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी न्यूज में है वो उसी में ही पाई जाएगी, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर इसका ऑल ऑफ द अबव देखने को मिलेगा। तो ये एक मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी है। चाइना बेसिकली जिंगजियान वाले रीजन में इसको वहां से भगाने की कोशिश करता है, क्योंकि काफी रिसोर्स वाला रीजन है और उस रीजन को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश चाइना करता है, जिसकी वजह से ये न्यूज में रहता है काफी। पर हैरी ऐप के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है इसके बारे में आप लोगों को ये बताना है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से रिलेटेड है, इंडियन नेवी से रिलेटेड है, आसाम राइफल से रिलेटेड है या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से रिलेटेड है। तो आंसर याद रखिएगा, आंसर इसका डी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया पर हैरी ऐप, जो कि यहाँ पर बेसिकली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से रिलेटेड है यहाँ पर ये। तो एक तरीके से सोच भी सकते हैं कि बॉर्डर पर हैरी यानी कि एक तरीके से बॉर्डर एरिया पर जो सुरक्षा करने वाले हैं, पर लेकिन पर्पज क्या है इसका?
इसका पर्पज ये है यहाँ पर कि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, खासकर जो जवान से रिलेटेड यहाँ पर क्या चीजें उनसे रिलेटेड चल रही है, उनकी इन्फॉर्मेशन जो है एक मोबाइल ऐप के थ्रू उस पर डाली जा सके, ताकि चीजों से जो इससे रिलेटेड जो चीजें हैं उसको सिंप्लीफाई किया जा सके और उनकी जो भी ट्रेनिंग, ऑपरेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको इनहेंस किया जा सके। तो बीएसएफ से रिलेटेड है यहाँ पर, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वेटलैंड डे के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये बोला जा रहा है। पहली स्टेटमेंट बोला गया कि 2 फरवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा यहाँ पर बोला गया कि ये जो डे है 1971 में कन्वेंशन होता है वेटलैंड, रामसर कन्वेंशन, जो कि ईरान सिटी के पास में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ईरान सिटी के अंदर में रामसर, कैस्पियन सी के किनारे पर ये नजर आता है। थीम जो थी यहाँ पर 2023 की बोला गया था, इट्स टाइम फॉर द वेटलैंड रिस्टोरेशन। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो सही क्या है, ABCFD आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है। तो आंसर क्या है यहाँ पर, आंसर यहाँ पर डी, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पर करेक्ट देखने को मिलेगी। 2 फरवरी को वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं, 1971 में यहाँ पर ये निकल कर आया। और इसके चलते बेसिकली ये था कि जहां जहां पर वेटलैंड है, वेटलैंड मतलब जो भी यहाँ पर झील वगैरह है, लेक वगैरह है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जा सके। और 1971 में रामसर कन्वेंशन साइन किया गया था और 1975 में रामसर कन्वेंशन को इंप्लीमेंट किया गया था। तो उसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो बेसिक आंसर यहां पर डी हो गया। ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकते हैं यहाँ पर केवलादेव नेशनल पार्क के बारे में। बोला गया कि आर्टिफिशियली क्रिएटेड ये एक तरीका जो मेंटेन वेटलैंड है यहाँ पर, ये डेजिग्नेटेड करता है जो वेटलैंड ऑफ द इंटरनेशनल इंपोर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन 1981 के हिसाब से। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसके तहत, ये यूनेस्को के तहत में यहाँ पर इसको एक तरीके से ना एक मतलब मेंशन किया गया है। इसी के साथ में गंभीर और यहाँ पर बाणगंगा 2 नदियां हैं जो कि यहाँ पर इसमें से होकर गुजरती हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में कोई सा भी एक स्टेटमेंट देकर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ओनली 1, ओनली 3, ऑल ऑफ द अबोव या फिर नन। इंसान आंसर आप लोगों को सही बताना है, ABC या फिर डी में से, ठीक है। तो आंसर क्या है, आंसर यहां पर डी हो गया। तो ये आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर बन जाता है, कोई कंफ्यूजन यहां पर आप लोगों को देखने को नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये है बेसिक इंफॉर्मेशन, अगर बोला जाए तो इसको आप लोग एटलीस्ट याद रखिएगा। कस ये सारी की सारी स्टेटमेंट जो है देखिए आप लोगों की करेक्ट है यहाँ पर, और ये सारी की सारी अलग अलग क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं इनमें से कई में से, ठीक है। तो इनकरेक्ट पूछा गया था तो कोई सी भी इनकरेक्ट यहाँ पर नहीं है। कई सारी स्कीम एक ही साथ में कवर हो जा रही है आप लोगों की। सीखो और कमाओ, ये इससे बोला गया कि स्किल डेवलपमेंट की स्कीम है फॉर यूथ। उस्ताद स्कीम बोला गया कि ये रिच कल्चर हेरिटेज जो स्किल ट्रेनिंग है उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट करने का काम करती है। PM विकास, ये लीडरशिप की स्कीम है माइनॉरिटी खासकर वुमेन के लिए। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम बोला गया कि ये कहीं ना कहीं एड्रेस करती है डेवलपमेंट और माइनॉरिटी को बेसिकली फोकस देकर चलती है। कौन सी करेक्ट है यहाँ पर, ओनली 1, ओनली 3, ऑल ऑफ द अबोव या फिर नन ऑफ द अबोव। सही आंसर क्या है, ABCFD। तो सही आंसर है यहाँ पर आप लोगों के सामने बी, ठीक है। तो नई रोशनी थी वहां पर जो लीडरशिप के बारे में है, तो वो स्टेटमेंट यहाँ पर आप लोगों की इनकरेक्ट देखने को मिलेगी। बाकी सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है यहाँ पर। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहां पर बी देखने को मिलेगा। तो 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 स्टेटमेंट आप लोगों की इनकरेक्ट नजर आ रही है, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बार्ड और जीपीटी के बारे में, मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये आप लोगों को बताना है। बार्ड जो है उसकी एबिलिटी है ड्रॉ करने के लिए इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वेब टू प्रोवाइड द हाई क्वालिटी रेस्पॉन्स। जो बार्ड है यहां पर वो सिंथेसिस करता है रेस्पॉन्स और रिफ्लेक्ट करता है ओपिनियन फॉर द क्वेश्चन। और इसी के साथ में माइट नॉट क्लियर कट आंसर, पर जीबीटी जो है वो रेस्पॉन्स करता है कॉम्प्लेक्स क्वेरी वेरिंग द डिग्री एक्यूरेसी बट लिमिटेड बाय द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द जो ट्रेनिंग डेटाबेस, इनके जो प्रोवाइड कराई गई है उसी के बारे में इंफॉर्मेशन इसके पास में देखने को मिलती है। तो इनकरेक्ट कौन सा है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन। आंसर क्या आप लोग के हिसाब से, आंसर यहां पर डी, यानी कि कोई सी भी इनकरेक्ट नहीं है, दोनों की दोनों करेक्ट है। बार्ड जो है ये अभी रिसेंटली न्यूज में आ गया चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए। बार्ड जो है वो गूगल लेकर आए यहाँ पर, चैट जीपीटी जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का सपोर्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर ये कि जो बार्ड है वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन लेता है, पर लेकिन रियल टाइम इंफॉर्मेशन सारी करेक्ट थोड़ी ना होती है। बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि इनकरेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन चैट जीपीटी जो है यहाँ पर वो उसके अंदर जो डेटा आप लोग एक बार को स्टोर कर दोगे उसी को यूज करने वाला वो है बेसिकली। तो यहां से कंफ्यूजन आप लोगों को दोनों को लेकर नहीं होना चाहिए। बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बता दी कि क्या क्या मुद्दा है दोनों का, ठीक है। तो एक के अंदर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है पर लेकिन उसके अंदर फीड करनी पड़ रही है, दूसरे के अंदर आप लोगों को रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलेगी पर बहुत सारी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो उसको भी उठा सकता है ऑनलाइन से यहाँ पर। तो कैसे क्लियर करना है, तो ये कॉम्प्लेक्स एक प्रोसीजर है। तो देखते हैं दोनों की टक्कर में कौन जीतता है आने वाले टाइम में। आप लोग क्या लगता है कौन जीतेगा बताइए।
मिस्टी इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है यहाँ पर, ये डिटेल में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के बारे में, तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि सही आंसर यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो मिस्टी जो है उसकी बेसिकली बोला गया कि मैंग्रोव सदाबहार एक तरीके से सोयल मिट्टी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ढांचा, इसी के साथ में कोरल रीफ से यहाँ पर रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलेगा। सही आंसर क्या है यहाँ पर, अभी रिसेंटली जब बजट आया उसमें मिस्टी को इनिशिएटिव को जो है वो यहाँ पर अनाउंस किया गया था। तो याद रखिएगा मिस्टी का मतलब मैंग्रोव्स इनिशिएटिव फॉर द शोर लाइन हैबिटेट, और यहाँ पर टेंजेबल इनकम के बारे में बात की जा रही है, तो उससे रिलेटेड है यहाँ पर, यानी कि मैंग्रोव से आप लोगों को यहाँ पर ये रिलेटेड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। और टोटल मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है, टोटल जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें हमारे लगभग 1.5% में ही पाए जाते हैं। ठीक है, इसका जो काफी सारे लोस्ट हो चुके हैं, खासकर 40% के करीब मैंग्रोव जो है केरला के एरिया से लोस्ट हो चुके हैं यहाँ पर, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि इनके ऊपर ज्यादा फोकस भी नहीं किया जा रहा है, तो उनको प्रोटेक्ट करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो उसके चलते यहाँ पर इसके ऊपर ये पर्टिकुलर स्कीम लेकर आई गई और बजट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी के द्वारा इसको अनाउंस किया गया। आसमान के अंदर जो कूड़ा होता है उसको स्पेस डेब्री बोलते हैं, उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, बोला कि मैन मेड ऑब्जेक्ट जो है अर्थ ऑर्बिट में घूमते हैं और नो लॉन्गर यूज, उनका कोई यूज नहीं है। इंक्लूड करते हैं यहाँ पर एक तरीके से रॉकेट, जो भी यहाँ पर जो डिफेक्ट जो सैटेलाइट है जो फंक्शन नहीं कर रहे हैं, फ्रेगमेंटेड कई सारी बॉडीज एंटी सैटेलाइट, ये सिस्टम भी देखने को मिलता है। इसी के साथ में यहाँ पर ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर स्टार लगा लेना, इसको बोलते हैं यहाँ पर कैसलर सिंड्रोम। तो ये रेफर करता है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्टिव डेब्री इन द स्पेस, तो उसको कैसलर सिंड्रोम बोलते हैं। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर सारी की सारी स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पर करेक्ट नजर आएगी। ठीक है, तो सही आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पर कैसलर सिंड्रोम एटलीस्ट आप लोग यहां पर जरूर याद रखिएगा। ओके, तो कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, आंसर डी हो गया। क्लोज्ड इकोनॉमी, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है, तो सीधी सीधी आप लोगों को देखने को मिलेगा एक ऐसी इकोनॉमी जो कि मनी सप्लाई को कंप्लीटली कंट्रोल करती है, डेफिसिट फाइनेंसिंग देखने को मिलेगी, ओनली एक्सपोर्ट जो है वो एक तरीके से किया जाता है, यहाँ पर नाइदर एक्सपोर्ट नॉट इंपोर्ट। क्लोज का मतलब क्या है, ना तो बाई लेंगे ना देंगे। ठीक है, यानी कि ना सामान बेचेंगे ना खरीदेंगे, अपने अंदर ही सारी चीजें अपने हिसाब से करेंगे, तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो ये आप लोगों को आंसर डी हो गया। ठीक है, बात की जा रही है अंडर कौन से आर्टिकल के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डिलिमिटेशन कमीशन जो है, इसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। तो आर्टिकल 82 है यहाँ पर, ये तो डिटेल में आप लोगों को पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये किस से रिलेटेड है यहाँ पर, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशन जो इन्वायरमेंट प्रोग्राम है बेसिकली फाइनेंस इनिशिएटिव का, या फिर वर्ल्ड बैंक आप लोगों को देखने को मिलता है। तो सही आंसर क्या है आप लोगों को ये बताना है। सही आंसर है इसका बी, आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। याद रखिएगा इसके अंदर में यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को देखने को मिलते हैं और यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा चुका है ये ऑलरेडी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर, गूगल के जो बार्ड है उससे रिलेटेड बोला गया कि बेस्ड ऑन द लैंग्वेज मॉडल फॉर द जो डायलॉग एप्लीकेशन जिसको LMDA बोला गया है, गूगल ओन करता है यहाँ पर कन्वेंशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टूल है यहाँ पर चैटबॉट, ये एक तरीके से लाइट वेट वर्जन है LAMDA जो कि लेस कंजप्शन ऑफ पावर की रिक्वायरमेंट आप लोगों को देखने को मिलती है। और सिग्निफिकेंस है कंप्यूटिंग एक तरीके से काफी ज्यादा एक तरीके से बोला गया कि रिक्वायर सिग्निफिकेंटली मोर जो एक तरीके से कंप्यूटिंग पावर इनेबल करती है स्केल करने के लिए यूजर को एक फीडबैक के तौर पर भी। सही आंसर क्या है 1 2 2 3 1 3 या फिर डी यानी कि ऑल ऑफ द अबोव। सबसे बड़ी बात क्या है दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो एक अपोजिट में होगी। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ज्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए और यहां पर लेस चाहिए, तो कोई सी इनकरेक्ट है, तो आंसर ए हो गया। इसमें यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर लेस कंप्यूटिंग पावर की रिक्वायरमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट निकल कर आ गई। पोक्सो एक्ट बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, बोलता है कि रिकॉग्नाइज करता है माइनर को कि कंसेंट एज ए वैलिड, पुलिस जो है वो यहां पर अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। सही आंसर क्या है ओनली 1 ओनली 2 बोथ या फिर नन, तो ये आप लोगों को बताना है। तो पोक्सो के बारे में एक स्टेटमेंट आप लोग याद रखिएगा, इसका मतलब यहां पर यह कि जो बच्चा है उसका कंसेंट नहीं माना जाएगा, यानी कि छोटी सी बच्ची है उसकी शादी कर दी, अब उसके साथ में कोई फिजिकल रिलेशन बना रहा है तो उसका कंसेंट यहां पर नहीं माना जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी बच्ची है बहुत छोटी, तो इसलिए उसको गिरफ्तार किया जाएगा अगर कोई भी ऐसी हरकतें करता हुआ यहां पर पाया जाता है। तो इसकी वजह से यहां पर ये काफी ज्यादा न्यूज में भी था, मैंने डिस्कस किया था कि लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज माइनर कंसेंट, क्योंकि ऑलरेडी यार बहुत एक छोटी बच्ची है वो, तो उसका कंसेंट क्या हो गया, उसके साथ में जबरदस्ती कर रहे हो। हालांकि ये एक जो
18 साल से ऊपर की अगर कोई एक लड़की है, खासकर एक तरीके से वाइफ है, उसके साथ में अगर फिजिकल रिलेशन बना रहे तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर कंसेंट की बात नहीं आएगी और उसको रेप नहीं माना जाएगा, पर लेकिन यहां पर ये रेप की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। और याद रखिएगा यहां पर ये पुलिस जो है बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, तो आंसर यहां पर इसका बी हो गया, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लैब ग्रोन डायमंड के बारे में, स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है कि मैन्युफैक्चर किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर में और अपोज करते हैं नेचुरली ओकरिंग डायमंड। तो बिल्कुल आप लोगों को देखने को मिलेगा एक तरीके से ये स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि केमिकल कंपोजिशन जो है, फिजिकल और ऑप्टिकल जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। कौन सी स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ, या फिर नाइदर वन, यानी कि कोई से भी नहीं है, ठीक है। सही आंसर क्या है? दोनों की दोनों सेम आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कोई भी यहां पर ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई चेंज है। और बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक तरीके से बिल्कुल नहीं, एक ओरिजिनल एक नेचुरली बनाया और ये क्या बनाया, उनमें कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। प्रोसीजर थोड़ा सा फास्ट कर दिया जाता है, उसकी वजह से यहां पर ये चीज देखने को मिलती है, वरना बिल्कुल पैटर्न बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसको लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बात की जा रही है प्रज्वला चैलेंज के बारे में और बोला जा रहा है कि इससे रिलेटेड कौन सी बेसिकली मिनिस्ट्री है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं इस तरीके के। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो वनडे टाइप एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा सकता है कि प्रज्वला जो चैलेंज है वो किससे रिलेटेड है। तो याद रखिएगा ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय। गांव वाले एरिया में जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, उसके लिए आइडियाज को इकट्ठा यहां पर किया जा रहा है, ताकि गांव में अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कम्युनिटी बेस्ड कोई सॉल्यूशन निकालना चाहता है, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो गांव की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए यहां पर बेसिकली ये चैलेंज जो है वो सामने निकल कर आया था। तो इसमें लोकल एरिया पर फोकस है, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस है कि चीजें सस्टेनेबल बनी रहे और इसी के साथ में चीजों को लोकलाइज किया जा सके, और ऐसी कम्युनिटी जिसके ऊपर कोई फोकस नहीं देता है उसको सपोर्ट मिल सके, और वुमेन को भी यहां पर एक सपोर्ट मिल सके, उससे रिलेटेड है यहां पर ये, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आंसर डी हो गया। छोटा सा इंटरेस्टिंग और फैक्चुअल क्वेश्चन है यहाँ पर, बात की जा रही है कि ह्यूमन राइट वॉच जो है यहाँ पर, जिसको HRW बोलते हैं, कब स्टैब्लिश किया गया। तो 90 यहाँ पर बात की जा रही है 1988, 1978, या फिर यहां पर बात की जा रही है बेसिकली 1967 या 1994। सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है बेसिकली इसका, याद रखिएगा, ये है 1978, ठीक है। यहां पर आप लोग थोड़ी सी बातें कुछ और याद रखते हैं कि एक तरीके की नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1978 में फाउंड की गई थी, ठीक है। और यहां पर हेलसिंकी जो है बेसिकली उसमें इसको फाउंड किया गया, तो इसलिए उसको हेलसिंकी वॉच के नाम से भी आप लोग जानते हैं, हेलेंस्की या हेलसिंकी बेसिकली बोल सकते हैं आप लोग यहां पर, ठीक है। तो ये अकॉर्ड साइन किया गया था यहां पर, इसका हेडक्वार्टर आप लोग को न्यूयॉर्क के अंदर में देखने को मिलेगा। तो आंसर बी हो गया। तो कैसा लगा आज का ये डिस्कशन, और कैसा आप लोगों के कितने बेसिकली मार्क्स देखने को मिले ये आप लोग जरूर बताएगा। और बेसिकली आप लोग इनको प्रैक्टिस जरूर करते रहिए यार, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप लोग जो है चीज़ों को रिफाइन कर पाओगे। और कोशिश करो कि रेगुलर वीडियो जरूर सुनो, तभी आप लोगों के लिए ये और ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। कोई डाउट हो तो बताना, फिर उसको दूर किया जाएगा, ओके। बाकी फीडबैक जरूर देना कैसी लगी वीडियो, ताकि चीज़ों को इंप्रूव किया जा सके। नेक्स्ट वीडियो में मिल दो, तब तक अपना ध्यान रखिए, और पुराने लेक्चर भी देख लेना, बहुत सारे टेस्ट ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, उनको भी प्रैक्टिस कर लेना ताकि कोई भी डाउट न रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।